Well, guys, now come and see question number 2 of set exercise 3 point. Solve 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of m for which y equal to mx plus c. ये दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इसमें से आपको सॉल्यूशन निकालना है। आई मीन टू से x का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू निकालना है। जब x और y का वैल्यू निकल जाएगा तो उसके सहारे आपको यहाँ से इस इक्वेशन से m का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा इस y इक्वल टू mx प्लस c के बारे में आपको बताऊं। इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन। इज द इक्वेशन ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप क्या होता है? ये m रिप्रेजेंट स्लोप। स्लोप मींस स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं। और ये कैसे निकलता है? tan थीटा। जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उस एंगल का टेंजेंट वैल्यू को कहा जाता है ग्रेडियंट या स्लोप। तो ये इंडिकेट करता है ग्रेडियंट। और ये c जो है ये इंटरसेप्ट इन y एक्सिस। और लाइन जो ड्रॉ करिएगा तो y एक्सिस पर जहां इंटरसेप्ट करेगा जीरो से उतना दूर का डिस्प्लेसमेंट को आप c कहते हैं। तो ये y इक्वल टू mx प्लस c ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो इसका धुआंधार प्रयोग होगा स्टैंडर्ड 11 में। अभी जस्ट ये एक इक्वेशन यहाँ पर दिया है तो हम सोचे थोड़ा सा आपको बता दें कि क्या बात है, क्या है, क्या कैसा इक्वेशन है। तो इसलिए इस पर ज्यादा आपको दिमाग लगाने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इस क्वेश्चन का जो एप्लीकेशन है वो डिटेल में जाएगा स्टैंडर्ड 11 ऑनवर्ड्स। ठीक है, 10 में नहीं। तो चलिए, दोनों इक्वेशन दिया हुआ है, एक ही सिस्टम से लगा दिए। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब वी हैव फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस 3y इक्वल टू दिस। तो हम इसको सिंप्लीफाई किए y को सेपरेट करने के लिए। तो 3y इक्वल टू 11 माइनस 2x, देयरफॉर y इक्वल टू 11 माइनस 2x बाय 3। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। कौन सा मेथड से सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन से। जबकि इस क्वेश्चन में कहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने के लिए बोला नहीं गया है, लेकिन आपको करना इसलिए है कि ये जो एक्सरसाइज 3.2 है वो रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूशन है। ये एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन पर इसलिए बनाया गया है कि ताकि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसलिए इस एक्सरसाइज में जितना भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे सबके लिए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज करेंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन में जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां अगर मेंशन होगा कि यूजिंग मेथड ऑफ एलिमिनेशन या यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यू सॉल्व इट एंड गेट द रिजल्ट, तो आप वहां पर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके रिजल्ट निकालिएगा। और अगर मेंशन नहीं होगा तो आपको लिबर्टी है, आप कुछ भी मेथड का यूज कर सकते हैं, मेंशन नहीं होगा तो। जैसे इस क्वेश्चन में ये अगर हमको एग्जाम में पूछा जाएगा तो हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन से जरूरी नहीं है, मैं एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि ये एक्सरसाइज 3.2 एलिमिनेशन से रिलेटेड नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो y इक्वल टू इतना हम लोग निकाल लिए। ठीक है, तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट का है। ये जो हम लोग लिए हैं इक्वेशन 1 से लिए हैं, मैंने आपको बार बार बताया, तो 1 से मैंने लिया हूं। तो ये इक्वेशन 3 बना है। आप सब 3 का जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो 2 है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो 2x यहाँ पर देखिए 2x माइनस 4 y का वैल्यू यहाँ से डाल दिए 11 माइनस 2x बाय 3। ठीक है, और इक्वल टू माइनस 24 है तो ये इक्वल टू माइनस 24 हो गया। अब आगे इसको सॉल्व मैं यहाँ पर किया हूँ, यहाँ 2x है इसको मैं छोड़ दिया। ये देखिए 4 बाय 3 है, तो 4 बाय 3 यहाँ माइनस है तो साइड चेंज किए तो साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस 4 बाय 3 इंटू 11 माइनस 2x को मैंने वहां लिख दिया 4 बाय 3 11 माइनस 2x। और 24 माइनस तो यहाँ पहले से पड़ा हुआ था, सो यहाँ पर है। अब इसको मैंने एलसीएम ले लिया तो 3 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 3 और 1 का एलसीएम हो गया 3। 3 को 3 से डिवाइड किया 1, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई किए तो इट विल रिमेन सेम। अब इस 1 से इसको डिवाइड किए तो 3 आ गया, तो 3 इंटू 24 यहाँ मैंने लिख दिया, पूरा स्टेप लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैं 2x इंटू 3 कर दिया इधर, और इसको सिंप्लीफाई कर दिया 4 11 44, 4 2 8 और 3 24 72। ठीक है, ये माइनस है तो माइनस, ये माइनस है तो माइनस, ये प्लस है तो प्लस। अब देखिए ये 6x है, यहाँ 8x माइनस है, इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो कितना हो गया 6x और 8x इधर आ गया। ठीक है, अब माइनस 72 से 44 माइनस करिए
तो -28 मिल गया आपको, ठीक है ना। तो ये -27 हो गया। अब 8 एंड +6 को आप ऐड कर दी तो 14x इक्वल टू -28 हो गया। तो x इक्वल टू -28/14, तो आपका x का वैल्यू आ गया -2। अब इस x का वैल्यू -2 को आप सब्स्टिट्यूट करिए इक्वेशन 3 में, ठीक है। आप कहीं भी कर सकते हैं बट इक्वेशन 3 में कंफर्टेबल होता है, मैं बार बार बोला हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में इसको आप 3 में इसको शिफ्ट कर दिए तो वी गेट इक्वेशन 3। देखिए क्या है आपका, y इक्वल टू 11 - 2x/3, तो y इक्वल टू 11 - 2x, x का वैल्यू क्या है -2, यहाँ डाल दिए और ये बाय 3। तो 11 - 2 इंटू -2, तो 11 + 4, तो 11 + 4, तो 11 + 4 हो गया 15/3, और उसको कैंसिल करने के बाद 3 5 = 15 होता है। तो y का वैल्यू आपको 5 आ गया। अगेन सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन y इक्वल टू mx + 3। इसमें थर्ड केस लगाया हुआ था कि जब x का वैल्यू निकाल लो, आप y का वैल्यू निकाल लो, तो फिर यहाँ से m का वैल्यू भी निकाल के बताओ। तो इसलिए अगेन सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू -2 जो हम लोग निकाले हैं और y इक्वल टू 5 जो हम लोग अभी निकाले हैं इक्वेशन, ठीक है। इन इक्वेशन y इक्वल टू mx + 3 वी गेट 10। y की जगह पर आप डाल दिए 5, m को छोड़ दिए, ठीक है, -2, ठीक है। तो ये +3 भी होगा ना, ठीक है। तो ये हो गया 5 - 3 और -2m, तो 5 में से 3 माइनस हो गया तो 2 बच गया, -2 इधर है तो बाय डिवाइड कर दीजिए, तो +2/-2 भी माइनस होगा, तो m इक्वल टू -1 हो गया। इस प्रकार आपका x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 5 और m का वैल्यू -1 हो गया, ठीक है। कोई कठिन बात नहीं है। इसके बाद जो क्वेश्चन है नंबर 3, वो लैंग्वेज बेस्ड है। तो लैंग्वेज से इक्वेशन कैसे प्लॉट करेगा, ये कंसेप्ट को लर्न करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बाकी सब काम तो इसी मेथड से करिएगा, इसमें तो कोई टेंशन नहीं होगा आपको। लेकिन लैंग्वेज कभी कभी हो सकता है कि लैंग्वेज को आपको समझने में दिक्कत हो रहा हो, तो ऐसे मैं लैंग्वेज से कैसे इक्वेशन कन्वर्ट करते हैं उसको कन्वर्ट करते हुए आपको बताऊंगा और फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लैंग्वेज बेस को स्टार्ट करते हैं। Well guys, then it is question number 3 now, okay. The first part, you are having 6 parts all total in question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 6 पार्ट्स है। बारी बारी से मैं सभी पार्ट को आपको डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ मेंशन है। तो इसमें जो 6 पार्ट है सबको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। अब मैंने बताया था कि ये लैंग्वेज बेस है, तो लैंग्वेज बेस में लैंग्वेज को पढ़ के समझना और उसके सहारे इक्वेशन बनाना, ये एक एडिशनल क्वालिटी आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ये एडिशनल क्वालिटी आपके अंदर ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो आइए, बहुत कठिन नहीं है। क्या बोलता है फर्स्ट पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, दो नंबर के बीच डिफरेंस है 26 का। तो यहाँ से आप ये बात तो आराम से समझ सकते हैं कि इन दोनों नंबर में एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा, तभी तो दोनों को माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तब 26 आएगा। तो ये कंसेप्ट आपको इस लाइन से मिल गया कि दोनों दो ठो नंबर है जिसका डिफरेंस माने जिसको माइनस करेंगे तो 26 आएगा, और इसमें एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा। फिर सेकंड पॉइंट में क्या बोलता है, अच्छा, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, उसमें से एक नंबर ऐसा होगा जो 3 टाइम्स द अदर होगा। तो बट नेचुरल जो बड़ा होगा वो इक्वल टू 3 टाइम्स द छोटा होगा, ठीक है ना। का एक बड़ा एक छोटा है तो 3 टाइम्स में 3 गुना, तो कोई एक नंबर है जिसका 3 गुना बराबर उसका बड़ा दूसरा नंबर है, तो नंबर जो बड़ा होगा वो इक्वल टू छोटा इंटू 3 होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या माना है, लेट अस सपोज दैट द लार्जर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर इज y, ठीक है। बड़ा नंबर को मैंने x मान लिया और छोटा नंबर को मैंने y मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है क्वेश्चन कि दोनों नंबर का डिफरेंस 26 है। तो देखिए दोनों नंबर का डिफरेंस 26 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। फिर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक नंबर जो है दूसरा नंबर का 3 टाइम्स है, तो ये हम बड़ा माने हैं, तो बड़ा शुड भी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ छोटा, तो इसलिए बड़ा इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ छोटा।
ये x इक्वल टू 3y हम लोग कर लिए सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब चूंकि यहाँ ऑलरेडी x सेपरेट है ही, तो मैंने ज्यादा झमेला नहीं किया इक्वेशन थर्ड लेने का, इसी से काम चला लिया। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 3y फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो अब हम x इक्वल टू 3y जो है इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो 3y माइनस 3 का है, x इक्वल टू क्या माने 3y, तो x की जगह हटाए 3y डाले, ये माइनस y तो माइनस y, ये 26 तो ये 26। क्लियर। अब आगे आइए, अब क्या हुआ 2y इक्वल टू 26 का है, 3y माइनस y इक्वल टू 2y, तो 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू 26 बाय 2, तो देयरफॉर y इक्वल टू 13 टू द 26, तो 13 आ गया। अगेन सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 13 का है, आपको x भी तो निकालना है, तो अगेन सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो इक्वेशन 2 में हम लोग फिर इसको डालेंगे। तो इक्वेशन 2 में क्या है देखिए, x इक्वल टू 3y, तो x इक्वल टू 3 इंटू 13 का है, 13 इक्वल टू y, तो 3 13 का 39। इस प्रकार आपका दोनों नंबर निकल गया। Thus the larger number equal to x equal to 39 and the smaller number equal to y equal to 13। तो मेथड तो सेम ही है जो आप लर्न कर चुके हो, जिसको आप ये तक अप्लाई किए हो क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में, वही क्वेश्चन नंबर 3 में भी अप्लाई करना है। बस एक पॉइंट का डिफरेंस है, वो क्या है कि लैंग्वेज को पढ़ के आपको इक्वेशन बना लेना है, ठीक है। तो चलिए अब इसके अगले पार्ट की ओर चलते हैं। Well guys, now it's second part of question number 3. The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree. Find them. Clear? Find them. तो सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। If the sum of a pair of angle measures 180 degree, then each of that two angles are known as supplement of the other। ठीक है, अगर कोई दो एंगल को ऐड करने के बाद टोटल वैल्यू 180 डिग्री होता है, तो उस दोनों एंगल को एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सप्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट। अब क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों में से जो लार्जर है एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, छोटा से 18 डिग्री ज्यादा है, छोटा सप्लीमेंट्री एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, तो फाइंड देम, तो दोनों को फाइंड करना है। तो चलिए, लेट अस सपोज दैट द लार्जर एंगल इज x एंड द स्मॉलर एंगल इज y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री का है। सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? दो एंगल का सम 180 होता है, तो दोनों एंगल का सम 180 हो गया, ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। ठीक है, इक्वेशन 1। सेकंड में क्या बोलता है, लार्जर वन इज 18 मोर देन द स्मॉलर वन, मतलब जो बड़ा है वो छोटा से 18 डिग्री ज्यादा है, तो जो बड़ा है, बड़ा का x माने हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस 18। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ तीसरा इक्वेशन की जरूरत इसलिए नहीं है कि ऑलरेडी x सेपरेट है। तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू y प्लस 18 फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 में क्या है देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 180, तो x को मैंने हटाया, उसके जगह पर y प्लस 18 डाल दिया, y प्लस 18। यहाँ y है तो y डाल दिया, तो y प्लस वाई क्या हो गया, 2y प्लस 18 इक्वल टू 180। आइए यहाँ 2y इक्वल टू 180 माइनस 18 को उधर ले आ गए, साइड चेंज एंड साइन चेंज हो गया, प्लस था तो माइनस होकर चला गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2y इक्वल टू 162 का है, 180 माइनस 18 इक्वल टू 162, तो y इक्वल टू 162 बाई 2, और इस प्रकार ये हो गया 81। ठीक है, अगेन सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन 2 वी गेट x इक्वल टू y प्लस 18। ठीक है, देखिए फिर से हमको x भी तो निकालना है ना, तो y का वैल्यू जो निकाले हैं वो इक्वेशन 2 में डाल दिए। इक्वेशन 2 में क्या है देखिए, x इक्वल टू y प्लस 18, तो x इक्वल टू y प्लस 18, और y का वैल्यू आप निकाले 81, तो यहाँ डाल दिए, टोटल कर लिए तो 99 हो गया। ठीक है, thus the larger angle is x as you consider, and that has come as 99 degree, and the smaller angle is y as you consider here, that has come 81 degree। इस प्रकार ये आंसर हुआ। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज बेसिक एक्सरसाइज है ना, इसको आप एप्लीकेशन भी कहते हैं। एप्लीकेशन कैसे, जैसे आपने क्या किया, अलजेब्रा का सहारा लिया,
सॉल्व किया किस कंसेप्ट वाला क्वेश्चन को, ज्योमेट्री के क्वेश्चन को। तो इसको आप कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा इन द फील्ड ऑफ ज्योमेट्री। जैसे फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व किया था तो उसको आप क्या कहेंगे, वहां नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा इन द फील्ड ऑफ नंबर सिस्टम। बेटर से एप्लीकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फील्ड ऑफ नंबर सिस्टम एज वेल एज इन द फील्ड ऑफ ज्योमेट्री। इसको आप एप्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला पार्ट देखते हैं। तो ये आपका थर्ड पार्ट आ गया। ठीक है, द coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find cost of each bat and each ball. ठीक है, एक कोच है जिसने 8,500 रुपीज खर्च किया और 7 बैट और 6 बॉल्स खरीदी। उसके बाद उसने फिर 3 बैट और 5 बॉल्स खरीदी, जिसमें उसका खर्च हुआ 1750 यानी 1,750 रुपया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो निकालना क्या है, एक बैट का कॉस्ट क्या है और एक बॉल का कॉस्ट क्या है। तो वही हम लोग को मानना पड़ेगा जो निकालना है। लेट अस सपोज दैट the cost of each bat is rupees X and cost of each ball is rupees Y। मान लिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x, देखिए 7 ठो बैट खरीदा गया, 7 बैट, एक बैट का कीमत होता है X रुपया, तो 7 बैट का कॉस्ट कितना होगा 7 into X, तो इसलिए 7 into X। ठीक है, फिर 6 बॉल्स खरीदा गया और एक बॉल का कॉस्ट कितना है रुपीज Y, तो 6 बॉल का कॉस्ट कितना होगा 6 इंटू रुपीज वाई, तो ये हो गया 6 इंटू रुपीज वाई और टोटल कॉस्ट आ गया आपको 3,800। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या बोला है कि 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स खरीदा गया है, तो 3 बैट्स तो 3 और एक बैट का कीमत कितना माने हैं हम लोग X रुपया, तो 3 इंटू एक्स प्लस 5 यानी 5 बॉल्स खरीदा गया है। ये देखिए 5 बॉल्स, तो एक बॉल का कीमत कितना माने हम लोग Y रुपया, तो 5 इंटू वाई, 5 बॉल्स का कॉस्ट हो गया और दोनों मिला के टोटल कॉस्ट लगा है 1750, तो 1750 हो गया टोटल कॉस्ट। सेकंड इक्वेशन। ठीक, अब सेकंड इक्वेशन से मैंने क्या किया, x को सेपरेट कर लिया, तो 3x इक्वल टू 17 माइनस 50, 1750 माइनस 5y, 1750 माइनस 5y। ठीक है, और फिर x निकालना है, तो यहाँ 3x है तो 3 से डिवाइड कर दिया और इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया। ठीक, सब्स्टिट्यूटिंग x equal to 1750 minus 5y by 3 from equation 3 in equation 1 we get। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में देखिए क्या 7 into x plus 6 into y, तो 7 into x का वैल्यू यहाँ से क्या लीजिएगा 1750 minus 5y by 3, सो डाल दिए यहाँ और प्लस 6y है सो प्लस 6y कर दिए, इक्वल टू कितना है 3800, तो 3800 कर दिए। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लिए। ठीक है, तो एलसीएम हो गया 3 और 3 6 18, तो 18y और ये तो 3 by 3 1 होता है, तो 1 into होल दिस थिंग इज होल दिस थिंग। ठीक है, और इधर आपका 3800 है तो 3800 हो गया। अब 7 से इसको मल्टीप्लाई करिए 1750 को, तो 12,250 और 5 into 7 35y। ठीक है, प्लस यहाँ पर 18y है तो 18y लिख दिए और इस 3 को शिफ्ट कर दिए इधर, तो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई होके आ गया। इस प्रकार ये हो गया आपका, देखिए 35 माइनस वाई है और 18 प्लस वाई है, तो दोनों का डिफरेंस निकालिए तो माइनस 17y हो गया। अब 12,225 माने 12,250 को हम इधर ले आकर माइनस कर दिए, 3800 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये 11,400 आ गया, तो 11,400 में से 12,250 माइनस कर दिए। अब आपको निकालना है y, तो इन दोनों को माइनस किए तो हमको मिला 850, लेकिन माइनस वाला साइन बड़ा है तो इसलिए माइनस साइन के साथ आ गया 850 और यहाँ माइनस 17 है तो डिवाइड कर दिए तो माइनस बाय माइनस प्लस हो गया, 17 से 85 को काट दिए, ये हो गया 50। ठीक है, अगेन सब्स्टिट्यूटिंग
y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 3 वी गेट x निकालना है, तो इसको हम लोग 3 में डालें। 3 में क्या है आप देखिए, 3 में आपका है 1750 माइनस 5y/3, तो 1750 माइनस 5y/3 और इसको सॉल्व कर लीजिए। 1750 5 5 25 250, तो x में से इन सब में तो इम्प्लाइज साइन लगा देना जरूरी है, ठीक है। स्टेप फॉरवर्ड होता है तो इम्प्लाइज दैट साइन का प्रयोग कर दिया करिए। तो ये हो गया, इसका डिफरेंस हो गया आपका 1500/3 डिवाइड कर दिया, हो गया 500। इस प्रकार आपको दोनों कॉस्ट मिल गया, ठीक है। दस कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज ₹50। ये आपका x का वैल्यू और y का वैल्यू, चूंकि 500 और 50 आया है तो ये दोनों रिजल्ट आ गया। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर रेडी हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग कितना कौन सा पार्ट है, ये थर्ड पार्ट, तो 4, 5, 6 3 पार्ट अभी और बाकी है, उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। Fourth part is the taxi charges in a city consists of a fixed charge। आप टैक्सी में घूमे हो, जब भी टैक्सी में बैठिएगा ना तो ड्राइवर क्या करेगा, मीटर को ऐसे घुमा दिया तो देखिएगा उसमें फिक्स चार्ज आएगा। अभी वो चार्ज बहुत बढ़ गया है, 20-25 रुपया आएगा, और जैसे जैसे आप चलिएगा वो चलते जाएगा, मीटर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो वही हुआ फिक्स चार्ज, जो स्टार्ट में आप बैठ गए। फिक्स चार्जेस टुगेदर विद दी चार्जेस फॉर दी डिस्टेंस कवर्ड, इसके साथ साथ वो फिक्स चार्ज तो लग गया, उसके बाद जितना किलोमीटर जाइएगा प्रत्येक 1 किलोमीटर के लिए आपको अलग अलग पैसे देने होंगे, ठीक है। ये सिस्टम होता है शेयर टैक्सी का, हायर टैक्सी का, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है। तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज ₹105। मतलब आपने किसी टैक्सी में बैठा और 10 किलोमीटर जाना है आपको, तो वो मीटर डाउन कर दिया तो कुछ उसमें चार्ज आ गया। उसके बाद जो 10 किलोमीटर जाइएगा उसका पर किलोमीटर के हिसाब से जोड़ के टोटल चार्जेस हो गया ₹105, ठीक है। एंड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज ₹155। तो 10 किलोमीटर जाने के लिए आपको दिया गया है 105 रुपया और 15 किलोमीटर जाने के लिए 155 रुपये, ओके। टू ट्रेवल 10 किलोमीटर इज कॉस्ट यू ₹105 and to travel 15 kilometer it costs you 155। what are the fixed charges and the charge per kilometer। तो फिक्स चार्ज क्या है और 1 किलोमीटर जाने का खर्चा कितना लगा, ठीक है, ये आपको निकालना है। साथ ही एक क्वेश्चन और पूछ दिया है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई आदमी 25 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो उसको टोटल कितना पैसा पे करना होगा, ये भी आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर। अब आइए कंसिडरेशन क्या करेंगे, हमको क्या 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 चाहिए, फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस फॉर ईच किलोमीटर टू ट्रेवल, ये दोनों को हमको मानना है। तो ये मानिए, लेट दी फिक्स चार्जेस इज ₹X एंड चार्ज फॉर चार्ज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का चार्ज पर किलोमीटर इज ₹Y, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा। अब पहला केस में कितना किलोमीटर गए हैं, 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर गए हैं और 1 किलोमीटर का कॉस्ट कितना है ₹Y, तो 10 इंटू ₹Y 10 किलोमीटर के ट्रेवलिंग का कॉस्ट हो गया, प्लस फिक्स चार्ज जोड़ने के बाद टोटल कितना बोला है क्वेश्चन में 105, तो 105 इक्वेशन 1 हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, फिक्स चार्ज तो आपको देना ही देना है, और आप यहाँ पर ट्रेवल कर रहे हैं कितना 15 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर जाने में कितना खर्चा है आपको ₹5, तो 5 इंटू 15 ये टोटल कॉस्ट हो गया 15 किलोमीटर जाने का, टुगेदर विद द फिक्स चार्ज X। तो टोटल कॉस्ट आपको लगता है कितना, देखिए ₹155, तो ₹155 ये इक्वेशन 2 हो गया। अब मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से वी हैव x प्लस 10y इक्वल टू 105। अब इसमें से मैंने x को सेपरेट कर लिया, तो 105 माइनस 10y और इसको इक्वेशन 3 मान लिया, ठीक। अब इक्वेशन 3 में से x का वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट क्या करना है, इक्वेशन 2 में करना है, ठीक है। तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 105 माइनस 10y, ये देखिए 105 माइनस 10y फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट। इक्वेशन 2 में आपका क्या है देख लीजिए, ये है आपका इक्वेशन 2, तो ये x प्लस 15y इक्वल टू 155, x प्लस 15y, तो x के जगह पर आपने 105 माइनस 10y डाल दिया, का है x इक्वल टू 105 माइनस 10y डाल दिया,
प्लस 15y यहाँ है, ये 15y देखिए, ये 15y यहाँ डाल दिया, इक्वल टू कितना है आपका 155, तो 155 डाल दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 105 और ये 10y और 15y, तो 15y माइनस 10y इक्वल टू 5y, और 105 को शिफ्ट कर दिए उधर, तो 155 माइनस 105 माइनस कर दिए तो 50 हो गया, ठीक है। तो y इक्वल टू 50/5, ये 5 नीचे चला गया, तो ये हो गया आपका y इक्वल टू 10। अगेन सब्स्टिट्यूटिंग एक y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3 वी गेट का है, हमको x अभी नहीं निकला है तो x निकालना है, तो इसमें हम लोग x निकालने के लिए y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो y का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 105 माइनस 10y है आपके पास x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू y का वैल्यू कितना निकाले हैं आप, 10 निकाले हैं ना, तो 10 डाल दिए, तो x इक्वल टू आपका हो गया 105 माइनस 10 इंटू 10 यानी कि 100, तो x इक्वल टू हो गया आपका, ये x इक्वल टू आपका हो गया 105 माइनस 100 इक्वल टू 5 रुपीज, ठीक है। इस प्रकार पता चल गया फिक्स चार्जेस कितना है आपका x रुपीज, यानी कितना आया है 5, तो 5 रुपीज, यानी मीटर डाउन किया 5 रुपया आपको लग गया, आप एको स्टेप नहीं चले हैं लेकिन 5 रुपया आपको लग गया, ये फिक्स चार्ज है। और एंड चार्जेस फॉर ट्रेवलिंग ईच किलोमीटर इज रुपीज 10 का है, y इक्वल टू आप माने थे y इक्वल टू माने थे ना चार्ज पर किलोमीटर टू ट्रेवल, तो इसलिए ये y आपका 10 आया है, तो ये हो गया आपका 10, y कहाँ 10 आया है, यहाँ देखिए 10 आया है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि आपको अगर 25 किलोमीटर चलना है तो कितना पैसा लगेगा, तो 25 किलोमीटर चलना, सो अमाउंट टू बी पेड फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर इज x प्लस 25y, ठीक है ना। 25 किलोमीटर जाइएगा तो क्या करना पड़ेगा, x फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, प्लस आपका y क्या है 1 किलोमीटर का ट्रेवल का कॉस्ट, तो 25 किलोमीटर जाइएगा तो 25 इंटू वाई देना पड़ेगा, इसलिए ये हो गया x प्लस 25y, और x का वैल्यू 5 निकाले हैं आप, 25 तो 25 है, और y का वैल्यू 10 निकाले हैं आप, तो 25 इंटू 10 कितना हो गया 250, और प्लस 5 है ये वाला एक फिक्स चार्जेस, टोटल हो गया 255। तो ये आपका टोटल कॉस्ट लगेगा 25 किलोमीटर चलने के लिए 155 रुपीज, ठीक है। 255 रुपीज इज द कॉस्ट फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। क्लियर हुआ, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। चलिए आप 5th 6th 2 पार्ट और है, वो भी आपको डिस्कस कर देते हैं। Well then here is 5th part of set question number 3 exercise 3.2. So what's the question over here, it is something different than the other parts of question you have been operated till. A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. फ्रैक्शन क्या होता है p/q के फॉर्म में, तो उसमें न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर होता है, तो क्या बोल रहा है, एक फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह 2 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन बन जाता है 9/11, पहला केस, ठीक है। एंड द डिनोमिनेटर, ठीक है, इफ 3 is added to both the numerator and denominator, if second part, if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6। अगर 3 ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो ये फ्रैक्शन हो जाता है 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन निकालिए। एक फ्रैक्शन ऐसा है जिसके न्यूमरेटर को 2 ऐड कर दीजिए, डिनोमिनेटर को 2 ऐड कर दीजिए, तो ये फ्रैक्शन बन जाता है 9/11। फिर वही फ्रैक्शन को अगर न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दीजिए और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दीजिए तो फ्रैक्शन बन जाता है 5/6। क्या बनता है 5/6। तो बताइए वो फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। तो आपको मानना क्या पड़ेगा, फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसी को मानना पड़ेगा। चलिए मानते हैं। लेट न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज x एंड डिनोमिनेटर इज y, ठीक है। देयरफॉर द फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इज x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, 2 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो 2 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन आपका है, इसमें भी 2 ऐड कर दिए, इसमें 2 ऐड कर दिए, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 9/11। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 11 इंटू एक्स प्लस 2 और 9 इंटू वाई प्लस 2, 11x 22, 9y 9 to 18, ठीक है। 11x माइनस 9y, 22 को उधर ले गया माइनस हो गया,
तो 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। आप इसको 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0 भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा, ऐसे भी कोई गलत नहीं है। आइए अब दूसरा केस क्या बोला है कि अब 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो 3 ऐड कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये क्या बनेगा फ्रैक्शन 5/6। ये देखिए 5/6, ठीक है। तो इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 इंटू एक्स प्लस 3 और 5 इंटू वाई प्लस 3, तो 6x 6 3 18, 5x 5 3 15, ठीक है। तो 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15 हो गया। अब 6x को यहाँ रख दिया, एक ही बार हम यहाँ से x को अलग कर ले रहे हैं, तो 5y माइनस 15 माइनस 18, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा 5y माइनस प्लस 15 माइनस 18, तो क्या हो गया -3। तो 5y माइनस 3 और ये 6 यहाँ था, इसको नीचे ले आया 6, तो 5y माइनस 3/6 इक्वल टू x। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया और इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया मैं इक्वेशन नंबर 1 में। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 5y माइनस 3/6 फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 में क्या है देखो, आपका 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 है, तो 11 इंटू एक्स का वैल्यू 5y माइनस 3/6, 5y माइनस 3/6, ठीक है, माइनस 9y, ये आपका माइनस 9y कहाँ है, आपके इक्वेशन 1 में है ना, ए 1 में देखिए 9y -1 माइनस 9y देख लीजिए -9y, तो ये -9y यहाँ पर है और इक्वल टू -4 है, तो सो -4 यहाँ ले आए। अब इसको भी सॉल्व कर दिए, 6 एलसीएम हो गया, तो 6 एलसीएम हो गया, 6/6 1 होता है, तो 1 इंटू होल दिस थिंग रिमेन सेम, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 6, तो 6 9 जा कितना होता है 54, तो 54 लिख दिया मैं, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू -4 ऐसा लिख दिया। तो ये होगा 5 11 जा 55y, 3 इंटू 11 33 माइनस 54 जो था वो हो गया, 6 को इधर शिफ्ट कर दिए, ठीक है। तो ये 55y माइनस 54y इक्वल टू y, और ये अगर 4 6 जा 24 माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन हो गया, और ये प्लस 33, तो ये माइनस 33 उस साइड ले गए प्लस 33, तो डिफरेंस हो गया 9। तो इस प्रकार y का वैल्यू आपको मिल गया 9। अब मैंने क्या कर दिया, y का वैल्यू 9 को मैंने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 कहाँ है, यहाँ है, तो y का वैल्यू 9 पुट कर दिया, 5 इंटू 9 माइनस 3/6, देखिए 5 इंटू 9 माइनस 3/6, 5 9 जा 45 माइनस 3/6, 42/6 एंड 7, तो x मिल गया आपको 7, xy मिल गया, तो फ्रैक्शन रेडी है। Thus the required fraction is x/y, तो x आप निकाले कितना 7, y कितना निकाले 9, तो 7/9 इसका आंसर हो गया। आ गया समझ में, ये हो गया आपका फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 को भी ऑपरेट कर देते हैं। Well then is the next part, that is part number 6 क्वेश्चन नंबर 3। ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 3 का। इतना ही नहीं, ये एक्सरसाइज 3 का भी लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, यहाँ पिता पुत्र के उम्र के साथ संपर्क वाला जो प्रश्न होता है ना, उसी टाइप के प्रश्न है, ठीक है। ये भी बहुत वाइटल है, बहुत बार मैं देखा हूँ एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आते जाते रहता है, ठीक है। तो 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of the age of his son. 5 years hence, देखिए इन सब बातों पर ध्यान देना। 5 years hence मतलब 5 साल बाद। सेकंड कंडीशन क्या है, 5 years ago 5 साल पहले, मतलब आज से 5 साल पहले माइनस 5 साल पहले जैकब का बेटा का जो उम्र था उसका 7 टाइम्स उम्र होगा उसके पापा का, ठीक है। ये कंडीशंस गिवन है। तो इसके साथ चलिए बोला है कि दोनों का प्रेजेंट एज मैंने अभी का एज क्या है वो बताओ। तो चूंकि अभी का एज पूछा है, तो इसलिए लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू x years मान लिए, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, जैकब का सन, इज y years। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल अभी से 5 साल बाद, हेंस 5 साल बाद, तो 5 साल 5 years दोनों में ऐड हो जाएगा। तो ये जैकब में भी 5 year ऐड हो गया और उसके सन में भी 5 year ऐड हो गया, जो प्रेजेंट एज है उसमें। और इस टाइम कंडीशन क्या है, उसके सन का जो एज होगा उसका 3 टाइम्स उसके फादर का एज होगा।
5 साल बाद सन का एज क्या होगा? y प्लस 5। अभी y है, 5 साल बाद क्या होगा? y प्लस 5। और 5 साल बाद जो भी उसका एज होगा, चाहे y अननोन है, जो भी उसका एज होगा, उस एज का 3 टाइम्स एज जो होगा उसके फादर का होगा। इसलिए उसके फादर का एज जो है उसका 3 टाइम्स होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दिए। x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 5, 5 3 15, x माइनस 3y प्लस 5, ये प्लस 5 माइनस 15 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है? 5 years ago, अब आ गया एगो, दैट इज आज से 5 साल पहले का एज को 5 years ago कहेंगे। ठीक है, तो 5 years ago तो दोनों का एज क्या हो जाएगा? x माइनस 5 और y माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 5 साल पहले, आज से 5 years पहले जो जैकब के सन का एज था उसका 7 टाइम्स बराबर जो एज होगा वह एज था किसका? उसके फादर का, यानी जैकब का। ठीक है, ये सेकंड केस हो गया। अब इसको भी ऑपरेट करते हुए इक्वेशन ले लिए, x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, है ना? 5 7 35, 7 35, x इक्वल टू 7y माइनस 35, 5 के यहाँ यह प्लस हो गया, x इक्वल टू 7y माइनस 30, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। और नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू y प्लस 30 फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, इन इक्वेशन 1 मेरा यहाँ पर है x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम डाल दिए x के जगह पर 7y माइनस 30, ये देखिए 7y माइनस 30 है ना x का वैल्यू, 7y माइनस 30, तो x के जगह पर हमने डाल दिया। माइनस 3y माइनस 10, तो ये देखिए माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक, तो 7y माइनस 3y इक्वल टू 4y हो गया, 30 प्लस 10 40 हो गया, दोनों सेम साइन है, साइड चेंज कर दिए, माइनस इधर है तो प्लस हो गया, तो 4y इक्वल टू 40, y इक्वल टू 40/4 और 10 हो गया y का वैल्यू। अब पुट का कर दिए, y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में y इक्वल टू 10 पुट कर देंगे तो हमको x मिल जाएगा, और पुट करके हमने x निकाल दिया तो x इक्वल टू 40 years आ गया। ठीक है, सिंपल। Thus प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू x years आपने माना था, तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितना हो गया? 40 years, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन आपका हो गया कितना? क्या माने थे? y years, तो y कितना आप निकाले हो? y आपने 10 निकाला है, तो आपके जैकब का सन का उम्र हो गया, प्रेजेंट एज हो गया 10 years। ये इन लोगों के बाप बेटा का उम्र अभी का समय है। ठीक है, तो आज के डेट में जैकब का एज हो गया 40 years और उसके सन का एज हो गया 10 years। क्लियर? Thus this exercise 3.2 ends here. Now come in next exercise 3.3.